फॉर्मूला टू क्योर ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। अगर आपको ये समझना है तो आपको समझना पड़ेगा ह्यूमन माइक्रोबायोम क्या है। माइक्रोबायोम का मतलब है कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। हमारे बॉडी के बाहर स्किन में या फिर बॉडी के अंदर हमारे गट में माइक्रोबायोम यानी कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। दोज कैन बी कॉल्ड एज गुड बैक्टीरिया। ये बहुत सारे काम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी से लेके, आपकी भूख से लेके, इवन इंसुलिन सिक्रीशन से लेके बहुत सारे इसके काम हैं। जब भी आप कुछ सोचते हैं, जब भी आप कुछ महसूस करते हैं, जब भी इमोशनली आपके अप एंड डाउन होते हैं, तो समझ लीजिए इसमें उस माइक्रोबायोम जो कि गट में बैठा है वो ब्रेन को मदद कर रहा है या फिर सिग्नल दे रहा है कि आपको कैसा फील होना चाहिए, एंड ब्रेन अकॉर्डिंगली आपको बॉडी को सिग्नल पास ऑन कर रहा है। तो आपका ब्रेन जो कि अबाउट 1.5 kg का है, आपका गट माइक्रोबायोम यानी कि बैक्टीरिया कलेक्शन जो कि 1.5 kg का है, ये दोनों में एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन चलता है जिससे हमारी जिंदगी चलती है, जिससे आपको भूख लगती है या कब आपको लगता है कि अब मैंने बहुत खा लिया, अब और नहीं खाना है। तो ये सिग्नल कहाँ से बनता है, ये सिग्नल ब्रेन को कैसे मिलता है, ब्रेन आप तक कैसे पहुंचाता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके गुड बैक्टीरिया के कलेक्शन को यानी कि माइक्रोबायोम का। तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे फॉर्मूला टू क्योर ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीज मतलब ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, यूटीआई की बात करें, निमोनिया की बात करें, डायरिया की बात करें, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज हैं जहां पे बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया का रोल होता है आपको अचानक बीमार कर देने का, जिसमें आपको इन्फ्लुएंजा हो सकता है यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर फीवर बढ़ सकता है, या बॉडी में पेन हो सकता है, या थकावट हो सकती है, या वीकनेस हो सकती है, या फटीग हो सकता है। तो बहुत सारे सिम्टम्स अचानक से आ जाना, तो इट इज एन इंडिकेशन दैट इट इज नॉट लाइफस्टाइल डिजीज, इट इज an infectious disease, and if it is an infectious disease there may be a role of bacteria। तो वो क्या है, ये पूरा जो बैक्टीरिया की डिजीज की जो का एक संसार है, इसको अगर समझना है तो उसको समझने के लिए सिर्फ इतना समझना पड़ेगा कि गली का कुत्ता का एग्जाम्पल क्या है। इमेजिन कीजिए आप जहां भी रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, आपके साथ उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में कुछ कुत्ते भी रहते हैं जिसे हम गली के कुत्ते बोलते हैं। वो हर कॉलोनी में, हर गली में कुत्ते होते हैं, उनके रोल डिवाइडेड होते हैं, उनका जो साम्राज्य डिवाइडेड होता है, कौन सा कुत्ता कौन सी गली का है वो वहीं पे रहता है। तो वो जो गली है या वो जो कॉलोनी है, वो जो सोसाइटी है, वो सिर्फ आपका ही नहीं, उस कुत्ते का भी है, क्योंकि वो भी उसी का रेजिडेंट है। लेकिन उस कुत्ते का वहां रहने का से हमें भी फायदा है। वो एक यूनिसन में रहते हैं, एक हार्मनी में रहते हैं। जैसे कि मान लो कुत्ते के रहने से वहां बंदर नहीं आएंगे, वो भगा देंगे, सांप नहीं रहेंगे, उनको भगा देंगे या उनसे लड़ेंगे, और रात को चोर नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं वो आपके सोसाइटी, आपके कॉलोनी, आपके वो जो गली है उसमें उसके एक सिक्योरिटी का काम भी करते हैं, कई रूप से वो आपके सोसाइटी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ये है गली के कुत्ते का रोल। तो गली के कुत्ते का होने का मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए कोई ना कोई अड़चन है, जबकि आपने गौर किया होगा कुछ सोसाइटी से कुत्ते जब एकदम से हटा दिए जाते हैं जानबूझ के सोच के कि भाई कुत्ते हमारे लिए एक खतरा है, तो उन सोसाइटी में उसके बाद सांप आने लगते हैं, बंदर आने लगते हैं, चोर आने लगते हैं, तो बहुत सारे और अटैक होते हैं जो कि उनके रहने से हो नहीं सकते। तो खैर, गली के कुत्ते हर गली में है, आपकी कॉलोनी में है, आपके सोसाइटी में है, जो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिंदा हैं, यानी कि आप एक हार्मनी के साथ रहते हैं। वो आपको नहीं छेड़ते, आप उनको नहीं तंग करते हैं, लेकिन जो भी उनको वहां पे उस गली से खाने को मिलता है उससे वो जिंदा रहते हैं, वहीं पे वो बसे रहते हैं, दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो। इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो कि आधी रात का समय है, आप कहीं से आ रहे हैं और गलती से आपका पैर किसी कुत्ते के, गली के कुत्ते के पूंछ पे पड़ जाता है अनजाने में, तो वो एकदम से हड़बड़ा के आपको काट लेगा, और तब आपको लगेगा अरे यार, कुत्ता अगर नहीं होता तो मुझे कोई काटता नहीं, यानी कि कुत्ते का होना हमारे लिए खतरे की निशानी है। तो यानी कि कुत्ते को भगाओ। लेकिन रात के अंधेरे में कौन से कुत्ते ने आपको काटा था ये आपको पता नहीं चलेगा, तो फिर आप ये करेंगे, एक मुहिम छेड़ेंगे, जैसा कि रिसेंटली हमारे सोसाइटी में भी हुआ कि कुत्ते तो बहुत डेंजरस हैं, ये काट सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सारे के सारे कुत्ते, हमें ये भी नहीं पता चल रहा कौन से वाले कुत्ते ने काटा, तो हम सारे कुत्ते को उठा के हम अपने सोसाइटी से, कॉलोनी से बाहर फेंक देते हैं।
तो जैसे ही ऐसा किया, स्पेशली मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से सांप दिखने लगे, बंदर आने लगे, बहुत सारे ऐसे अनहोनी होने लगी जो पहले कुत्तों के होने से नहीं होता था। तो बोलने का मतलब यह है कि हालांकि हम एक हार्मनी के साथ रहते हैं गली के कुत्ते के साथ, लेकिन कभी कभी उनके रहने से एक विवाद भी हो सकता है, एक कन्फ्रंटेशन हो सकता है, कभी कभी किसी को काटने कटने का या कुत्ते के से इंजर्ड होने का सामना भी करना पड़ सकता है। बट दैट डजंट मीन कि गली के कुत्ते का कोई रोल नहीं है आपकी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने में। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोबायोम, पूरे बॉडी में माइक्रोबायोम बैक्टीरिया से भरे हुए हैं। तो यूं मानिए कि हमारे बॉडी के जो अपने सेल्स हैं, व्हेन यू विल डाई, हमारे बॉडी के सेल्स विल डाई, but the total number of cells का about 90% of the bacteria, they will not die, they will just go from your body and become a resident of some other body, right? तो ये जो तादाद है बैक्टीरियल कॉलोनी की जो हमारे स्किन में इस वक्त है, मेरे स्किन में इस वक्त आपके माइक्रोबायोम में है, आपके गट में, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपके जिंदा रहने के लिए। कंक्लूजन ये है कि बैक्टीरिया के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, आप जिंदा नहीं होते, आप ये वीडियो देख नहीं रहे होते। तो लेकिन कभी कभी उस गली के कुत्ते की तरह ये बैक्टीरिया भी आपको ही काट सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उन गली के कुत्ते में कोई एक कुत्ता पागल कुत्ता बन गया और वो सबको काट रहा है, लेकिन तब भी हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि भाई सारे कुत्ते ही किसी काम के नहीं हैं। तो जिस तरह से आपकी गली में भी कोई एक कुत्ता पागल हो सकता है, तो हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उस पागल कुत्ते को लेके वहां से हटा दो, क्योंकि वो एक कुत्ता ही डेंजरस है, उसको हमने चिन्हित कर लिया, फिर उसको वहां से हटाने का बंदोबस्त कर लिया। लेकिन बाकी कुत्तों का रहना इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से इंसान का रहना इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से वो आपकी कॉलोनी है वो उस कुत्ते की भी कॉलोनी है। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में भी बैक्टीरिया रहते हैं। दैट्स वाई बहुत सारे केमिकल फंक्शंस बॉडी में दुरुस्त हैं, और दैट्स वाई यू आर अलाइव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया का होना अनिवार्य है आपके जिंदा रहने के लिए। वो हमारे दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं, जैसे वो गली के कुत्ते। लेकिन कभी कभी वो अनरूली हो सकते हैं, और उनमें से किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की अगर तादाद बढ़ जाती है तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। वो तब होता है जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसे में यूटीआई है, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफॉइड है, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या फिर डायरिया है, ये सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं। और तब हमें लगता है कि वो जो बैक्टीरिया की तादाद है उन सबको अटैक करो, उनको भगाओ, और ऐसे में आप एंटीबायोटिक लेने लगते हैं। और एंटीबायोटिक एंटी बैक्टीरिया, राइट, तो फिर वो हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट आने लगते हैं जब वो गुड बैक्टीरिया की तादाद भी कम होने लगती है अलॉन्ग विद द बैड वन। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, जब रात के अंधेरे में कुत्ते ने के पैर पे आपका पैर कुत्ते के पूंछ में आई, तो उसने आपको काटा, अंधेरे में आपको पता नहीं चला, तो अगले दिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उनमें से कौन से कुत्ते ने आपको काटा। ठीक उसी प्रकार यहां ये समझना होगा, जब भी आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, चाहे वो यूटीआई हो या चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया हो, या ट्यूबरकुलोसिस सिम्टम विच इज वेरी सिमिलर टू निमोनिया मेनी टाइम्स, तब हम ये आज का जो अभी तक का मेडिकल साइंस है वो ये नहीं बता सकता कि ये अटैक कौन से वाले बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर बता देंगे, एक्सरे करा लो, सीटी स्कैन करा लो, पीसीआर टेस्ट करा लो, राइट, स्किन टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, तो बहुत सारे टेस्ट बता तो देंगे, वो टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन उस रिजल्ट से कंक्लूसिवली कभी भी ये नहीं पता चल सकता, पता ही नहीं चल सकता कि एक्चुअली द कल्प्रिट इज विच बैक्टीरिया, वो नहीं पता चल सकता। साइंस वहां तक पहुंचा ही नहीं है, राइट। जिस तरह से रात के अंधेरे में मैंने जैसे बताया, आपका पैर कौन से कुत्ते पे पड़ा वो आपको दिखा नहीं, तो अगले दिन यू कैन नॉट मेक आउट। ठीक उसी तरह से today's medical science cannot distinguish or differentiate the bacteria which is good one, the bacteria which is bad one, right? वो differentiate करने का अभी तक का साइंस बना नहीं है। लेकिन बहुत सारे टेस्ट जो कि बहुत सालों से चल रहे हैं, वो एक ट्रेडिशन जरूर है, वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जरूर है, बट दैट कैनॉट गिव यू द राइट थिंग कि आपका जो बॉडी की स्थिति है, आपको जो कमजोरी आई है, आपको जो लगातार लंग इन्फेक्शन हो रहा है, आपके जो फीवर बना हुआ है, उस फीवर का जिम्मेदार कौन सा वाला वायरस या कौन सा वाला बैक्टीरिया, दैट साइंस हैज नॉट कम टू दैट स्टेज।
तो ऐसे में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा बैक्टीरिया और कैसे उसको हटाएं और उसके जगह पे गुड बैक्टीरिया की कलेक्शन कैसे लाएं। ये एक सिंपल फॉर्मूला के माध्यम से आप समझ सकते हैं, अपना सकते हैं, और किसी भी तरह का इन्फेक्शियस डिजीज, पहली बात तो लाइफस्टाइल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों के सिम्टम एक जैसे हो सकते हैं। जैसे निमोनिया है, वो लाइफस्टाइल डिजीज से भी हो सकता है या फिर वो इन्फेक्शियस डिजीज से भी हो सकता है। इन्फेक्शन डिजीज से कैसे हो रहा है, कैसे पता चलेगा? सडनली कोई अगर आपको अचानक ही सिम्टम आने लगे, रातों रात आपके फीवर आ गया, रातों रात आपके ब्रेथलेसनेस आ गई, रातों रात कफ एंड कोल्ड आ गया, रातों रात आपको फटीग वीकनेस आ गई, या बॉडी पेन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एंड सडन अटैक, इट कैन बी कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज। लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स आपके सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं, दैट मीन्स इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ अ लाइफस्टाइल डिजीज। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इज इट अ लाइफस्टाइल डिजीज और एन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब इन्फेक्शन मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं ने आपके बॉडी में उत्पाद किया। नॉर्मली वो तभी करते हैं, जैसे मैंने बताया, व्हेन योर इम्यूनिटी इज वेरी लेस, तभी होता है। अदरवाइज हमारी इम्यूनिटी भी लगातार उन सारे बैक्टीरिया को चेक में रखती है। तो खैर, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो टाइफॉइड या निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस या यूटीआई या डायरिया, इन सब में से किसी बीमारी से अगर पीड़ित हैं, तो आपको एक बात समझना होगा कि इसकी कोई दवाई फिलहाल नहीं है, बिकॉज ऑल दीज बैक्टीरिया बिकेम ड्रग रेजिस्टेंट नाउ। इन बैक्टीरिया ने सीख लिया है कि जो करंट ड्रग्स हैं हमारे पास, जो कि कई सालों से चल रहे हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए, क्योंकि अब ये सारे बैक्टीरिया म्यूटेट हो चुके हैं। तो ड्रग्स का असर, एंटीबायोटिक्स का असर, एंटीवायरल का असर, एंटी फंगल ड्रग्स का असर इन बैक्टीरिया या इन माइक्रोऑर्गेनिज्म पे तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट जो बॉडी को झेलना पड़ेगा, जो ऑलरेडी इम्यून कॉम्प्रोमाइज है। तो ऐसे में फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग वे फॉर ए परमानेंट सोल्यूशन और क्योर, वो क्या हो सकता है? उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है, और ये फॉर्मूला किसी भी तरह का इन्फेक्शियस डिजीज, याद रखिए इन्फेक्शियस डिजीज को कैसे हम पहचानेंगे, मैंने जस्ट बताया आपको। सडनली इरप्ट हो जाए तो वो इन्फेक्शियस डिजीज आप मान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे में आपको याद रखना है फॉर्मूला फॉर द इन्फेक्शियस डिजीज क्योर, एंड दैट फॉर्मूला कैन बी कॉल्ड एज फॉर्मूला फॉर टू क्योर अ बैक्टीरियल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज, प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक प्लस एंटीबायोटिक। ये तीनों चीजें आपको लेनी है। प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक मतलब एक ऐसा फूड जो गुड बैक्टीरिया को फीड करे, खाना दे, ताकि गुड बैक्टीरिया की जनता बढ़ जाए और जो बैड बैक्टीरिया वो अपने आप ही चेक में आ जाए, खत्म हो जाए, कम हो जाए। प्रीबायोटिक मतलब अ फूड फॉर द गुड बैक्टीरिया। वो फूड क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब कि गुड बैक्टीरिया भी आपके बॉडी को जरूरत है, उसकी कमी है, तो मुंह से आपको गुड बैक्टीरिया खाना है। वो क्या है मैं बताता हूं। उसके अलावा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो आपके बॉडी को तंग कर रहे हैं, या ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट जो बॉडी को तंग कर रहे हैं, एंटीबायोटिक, यानी कि उसको जड़ से उसको खत्म कर देना, उसको मार डालना, एंटीबायोटिक। तो ये तीनों आपको लेना है फॉर 3 वीक्स, at the most 3 weeks, 21 days to get rid of all kind of infectious disease। हमने तो देखा है कि पहले 3-4 दिन में ही पूरी तरह इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन किसी की बीमारी लंबी चल रही है और वो एलोपैथिक के ड्रग के जाल में फंस के अपनी इम्यूनिटी को और कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, तो इस केस में 21 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 3 दिन से 3 हफ्ते के अंदर इंसान ठीक ही हो जाता है, जो कि हमने पिछले कई सालों में देखा है। तो खैर, आते हैं प्रीबायोटिक। ऐसा कौन सा फूड है जो कि गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ा सकता है? याद रखिए, गुड बैक्टीरिया की जो पूरी पॉपुलेशन ग्रो होती है उसमें लगते हैं 4 से 6 दिन या हद से 7 दिन, यानी कि 7 दिन के अंदर या 4 दिन से 7 दिन के अंदर पूरी तरह से एक नया कॉलोनी बन सकता है, पूरी तरह से। जैसे एक इंसान का जो लाइफ स्पैन है दैट इज अबाउट 100 ईयर्स मान लेते हैं, तो उसी तरह से एक बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया का पूरा जन्म से लेकर आखिर तक का एक जो साइकिल है दैट इज अबाउट 4 days to 7 days। तो उसके लिए, लेकिन उसके लिए फूड चाहिए करेक्ट, दैट इज प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक कौन सा होता है? द काइंड ऑफ फूड जो मैं आपको बताता आया हूं, दैट इज द DIP डाइट। DIP डाइट में जो फ्रूट्स आप खाते हैं सुबह, या फिर जो रॉ वेजिटेबल लेते हैं दोपहर और लंच में, दैट इज प्रीबायोटिक, राइट। उसके अंदर जो फाइबर है, उसके अंदर जो लाइव एंजाइम्स हैं, दे आर द ट्रू प्रीबायोटिक, द फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ द गुड बैक्टीरिया। तो इसमें
प्रीबायोटिक यानी कि डीआईपी डाइट। जिनको डीआईपी डाइट नहीं पता तो मेरी जो नई किताब आई है वर्ल्ड्स बेस्ट द डीआईपी डाइट, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत सारे वीडियोस, हजारों वीडियोस पिछले 14 साल में लोगों ने बनाए हैं, डाले हैं, मैंने भी डाले हैं ऑन डीआईपी डाइट, या आप में से बहुत लोग जानते भी हैं। तो डीआईपी डाइट इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। और अब आते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब आपको गुड बैक्टीरिया खाना भी है, तो दैट इज अ फर्मेंटेड फूड, राइट, फर्मेंटेड ड्रिंक, यानी कि मिलेट से बना हुआ अमली का ड्रिंक लेना है जो कि प्रोबायोटिक है, जिसमें गुड बैक्टीरिया की तादाद ऑलरेडी है, वो भी अपने मुंह से पेट में डाल दिया। तो वो कैसे बनाना है, क्या करना है, अमली, वो सब की डिटेल में हम आते हैं। अब आते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, द बेस्ट एंटीबायोटिक जो मुझे लगता है दैट इज हल्दी। हल्दी आपको लेना है, हल्दी को कूटना है। हल्दी का जो कच्चा हल्दी 10 ग्राम लिया, उसको अच्छी तरह कूटा, 2 ग्लास पानी में उसको डाला और उसको उबाला जब तक कि 2 ग्लास कन्वर्ट्स इनटू 1 ग्लास। फिर उसको उस गर्म पानी को छान लिया, गर्म रहते हुए उसको पी लिया। दैट बिकम्स एंटीबायोटिक। ऐसे बैक्टीरिया जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको किल करने के लिए। याद रखिए कि साइंस यहां तक नहीं पहुंचा है कि ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से बैक्टीरिया की तादाद, वो टिटनेस वाला बैक्टीरिया है, वो ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया है, वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है। साइंस कैन नॉट डिस्टिंग्विश टिल नाउ, बट ये जो नेचुरल एंटीबायोटिक है उसमें पावर है। फॉर एग्जाम्पल हल्दी का जो मैंने जिक्र किया, जो कि आपके बॉडी के जो बैड बैक्टीरिया उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको मार सकता है, द सेम टाइम सेफ गार्डिंग द गुड बैक्टीरिया। तो ये तीनों चीजों को 3 हफ्ते मान लीजिए तक ले लेना है टू क्योर ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। हालांकि बहुत ज्यादातर लोगों को फॉर द फर्स्ट 3 डेज में ही पूरी तरह से सारे सिम्टम गायब हो गए, यानी कि वो पहले 3 दिन में ठीक हो गए, तो वो फिर डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली इसको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, उस पे हम आते हैं। देखिए, इसे 3 वीक बैक्टीरियल डिजीज क्योर प्रोटोकॉल, इसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर क्योरिंग ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। रैबिट टॉर्टोइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इमेजिन कीजिए एक टॉर्टोइस है, एक कछुआ है। तो कछुआ अगर यहाँ पे स्टूडियो में जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अगर यहाँ पे पड़ा हो, रखा हो, तो कछुए की जो एक हैबिट है वो कई घंटों तक, महीनों तक एक ही जगह बैठा रहता है, ना तो डिस्टर्ब करता, ना हिलता डुलता है, तो लाइक ए स्टोन। तो बैठा तो है लेकिन आपको तंग नहीं कर रहा। यानी कि ये वीडियो बन सकता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अ टॉर्टोइस बिकॉज दे आर जस्ट सिटिंग देयर, राइट, दे आर प्रेजेंट देयर बट नॉट डिस्टर्बिंग अस। तो बहुत सारे ज़्यादातर जो गुड बैक्टीरिया दे आर ऑफ दैट नेचर, वो आपकी बॉडी का पार्ट तो है लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और आपका पार्ट जिंदगी भर रहेंगे बिना आपको बीमार किए। लेकिन कुछ तरह के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, बैड बैक्टीरिया, दे कैन बी आइडेंटिफाइड एज ए रैबिट। मान लीजिए यहाँ पे स्टूडियो में एक रैबिट यहाँ पे रख दूं, जिंदा रैबिट, तो क्या ये लेक्चर होने देगा? वो इधर भागेगा, उधर भागेगा, गंदा कर देगा, आवाज करेगा, राइट। तो इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू दिस वीडियो। तो दैट इज कॉल्ड रैबिट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी तादाद बढ़ने के बाद वो अनरूली हो जाते हैं, दैट कैन बी कंपेयर्ड विद रैबिट। तो राइट, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर क्योरिंग ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। इस पे एक किताब भी आई थी, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। तो उसी तर्ज पे ये मॉडल से आप कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल जब भी आपको सिम्टम्स हो इन्फेक्शियस डिजीज के, जैसे जुकाम आ जाना, अचानक बुखार आ जाना, अचानक बॉडी पेन होना, अचानक थकावट होना, वीकनेस होना या ब्रेथलेसनेस होना, तो दैट इज इंडिकेशन कि कोई ना कोई बैक्टीरियल डिजीज या कोई ना कोई रैबिट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ने आपके बॉडी में उत्पात मचाया है। तो ऐसे में एंटीबायोटिक प्लस प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक, ये तीनों को आपको बॉडी में डाल देना है एंड लेट द बॉडी टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो इसमें जो पहले वीक का जो प्रोटोकॉल है, फर्स्ट वीक प्रोटोकॉल इज रॉ डीआईपी डाइट प्लस रॉ डीआईपी डाइट क्या है जिनको ये नहीं पता, डीआईपी डाइट 7 प्रकार के, उनमें से एक प्रकार है रॉ डीआईपी डाइट। जिनको ये नहीं पता तो हमारी जो नई किताब है जो भगत सिंह जयंती में भी हमने रिलीज की थी, वर्ल्ड्स बेस्ट डीआईपी डाइट, इसको आप पढ़ेंगे तो रॉ डीआईपी डाइट पता चल जाएगा। या हमारे जो CIM सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं दे ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो रॉ डीआईपी डाइट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग फॉर 15 मिनट्स। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग क्या है? जब भी आप मुंह से आवाज निकालें बिना मुंह को खोले, फॉर एग्जाम्पल मेरा मुंह बंद है, तो जो मैं आवाज निकाल रहा हूं, या जब कोई बोलता है ओम, तो जब मुंह बंद है और आवाज निकलता है, तो ऐसे में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में 15 टाइम्स यानी कि 1500% नाइट्रिक ऑक्साइड
का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वो पूरे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो फैल जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लीनिंग में मदद मिलती है बड़ी तेजी से। तो दैट वी कॉल एज नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग, यानी कि आप मुंह बंद करके कुछ भी गुनगुना सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं 15 मिनट के लिए, अगर आपका जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यानी कि ब्रेथलेसनेस, कफ एंड कोल्ड, फीवर, खांसी, तो इसमें इसका, या अस्थमा की तरह के सिम्टम, निमोनिया टाइप ऑफ सिम्टम है, तो इसमें बहुत लाभदायक है, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा जीरो वोल्ट थेरेपी, आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है जीरो वोल्ट थेरेपी, या फिर मेरी जो किताब है क्योर एट द रेट जीरो वोल्ट, पता चल जाएगा। बड़ा सिंपल है ये। जैसे ही आप धरती पे पैर रखते हैं, धरती से, जो लोग इंजीनियर से वो समझेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में आता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और आपका वोल्टेज लिटरली धरती के बराबर आता है। धरती का वोल्टेज जीरो माना जाता है, एंड योर वोल्टेज आल्सो शून्य, जीरो हो जाता है उस वक्त व्हेन यू आर टचिंग द अर्थ डायरेक्टली। इस वक्त मैं स्टूडियो में, तो जाहिर सी बात है मैं फ्लोर में हूं, तो यहाँ धरती है नहीं, तो इस वक्त मेरा वोल्टेज कुछ होगा 0.2345 समथिंग, राइट। तो लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा, जूते उतारूंगा और धरती को टच करूंगा, माई वोल्टेज विल बिकम शून्य, एट पार विद द अर्थ, एंड तब मेरी इम्यूनिटी एट द पीक होगी। तो जीरो वोल्ट थेरेपी को यूज करना है, उसके लिए वो बुक पढ़ी, आपको समझ आ जाएगा। तो और उसके अलावा प्रोबायोटिक अमली का ड्रिंक दिन में 2 बार लेना है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच और डिनर के बीच में। अमली का ड्रिंक कैसे बनाना है अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में क्लिक करके आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और उसके अलावा टर्मरिक डिकॉक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप टर्मरिक यानी कि हल्दी का उपयोग करके ड्रिंक बनाएंगे, वो भी आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके उसको सीख सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं। तो ये तो करना है फॉर फर्स्ट वीक, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल सारे सिम्टम पहले 3 दिन में चले जाएंगे, तो उसको 3 दिन में जाते ये सब कुछ डिस्कंटिन्यू कर सकते हैं, वो अपने नॉर्मल लाइफ में दे कैन रिटर्न बैक। लेकिन जो लोग बहुत समय से पीड़ित हैं, खास तौर पे जो एलोपैथिक ड्रग्स के भी शिकार हैं, यानी कि जो अब बॉडी को 2 चीज से लड़ना है, एक तो वो बैक्टीरिया से लड़ना है जो कि बैड बैक्टीरिया, दूसरा एलोपैथिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट से लड़ना है। ऐसे केस वाले लोगों में 3 दिन में ठीक नहीं होते, तो उनको 7 दिन तक ये करना है, और 7 दिन के बाद, दैट इज फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक सर्केडियन डीआईपी डाइट। सर्केडियन डीआईपी डाइट, 7 डीआईपी डाइट में से एक डीआईपी डाइट नाम है सर्केडियन डीआईपी डाइट। अगेन यू कैन गेट इट फ्रॉम माय बुक वर्ल्ड्स बेस्ट द डीआईपी डाइट, और प्लस 15 मिनट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग जो मैंने समझाया, प्लस जीरो वोल्ट थेरेपी, प्लस अमली एंड टर्मरिक डिकॉक्शन ओनली वंस अ डे, कभी भी ब्रेकफास्ट लंच के बीच में या लंच डिनर के बीच में आप ले सकते हैं। ये हो गया सेकेंड वीक डाइट फॉर क्योरिंग ऑल काइंड ऑफ infectious disease, स्पेशली द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये सेकेंड वीक करते हुए भी अगर आपके सिम्टम सारे गायब हो गए तो आप वहीं पे डिसकंटिन्यू करके यू कैन रिटर्न बैक टू नॉर्मल लाइफ। लेकिन एक्सट्रीम केस में ऐसा भी हो सकता है कि 3rd वीक तक आपको एक्सटेंड करना पड़े, अभी भी आपके सिम्टम्स हैं, डिस्कम्फर्ट्स हैं। तो 3rd वीक का जो प्लान है, स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट, जो कि बहुत फेमस डीआईपी डाइट है, द डीआईपी डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच यू नो, दैट इज द स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग फॉर 15 मिनट्स। ये तभी करना जब आपका इन्फेक्शन लंग से जुड़ा हुआ है, सिम्टम लंग से जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, प्लस जीरो वोल्ट थेरेपी, ये 3। तो हमने ये देखा है कि लगभग 3 हफ्ते में एक अच्छा खासा बेनिफिट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आ ही जाता है, लगभग लोग क्योर हो ही जाते हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल है, और इस प्रोटोकॉल पे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट से आपको मिला देता हूँ, और इस पेशेंट का नाम है गुरचरण कुलामारिया। हालांकि मैं फिजिकली कभी मिला नहीं, अभी जूम से मिला हूं, उसका वीडियो अभी आप देखेंगे। पेशेंट का उड़ीसा से हैं, और जो 1996 से ट्यूबरकुलोसिस से परेशान थे, लेकिन जब हमारे कांटेक्ट में सितंबर महीने में आए, और हमारे टीम, हमारे डॉक्टर नमिता के अंडर सुपरविजन में ऑनलाइन उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया, द प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा कुछ योगा भी हमने कराया उसको, और जब ऐसा किया तो अब उनका 80% रिकवरी हो गई है आज की तारीख में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 80% रिकवरी हो गई। इनके पहले के रिपोर्ट, अभी के रिपोर्ट स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी है, जो केस स्टडी जो
गुरुचरण का वीडियो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो जूम पे मेरी बात हुई है। इससे आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि हाँ, ये ठीक हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं एलोपैथिक ड्रग के शिकार में आ गए, जैसे कि वो थे, एलोपैथिक मेडिसिन लेते थे, इंजेक्शन लिया उन्होंने 6 महीने तक, तो अब क्या है कि उनकी बॉडी और कमज़ोर होती गई, उनको और दिक्कत आती गई और वेट लॉस होता गया। लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो हमारे टच में आए। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्यूबरक्लोसिस या इन्फेक्शियस डिजीज़, खासतौर पे ट्यूबरक्लोसिस के नाम पे जो पेशेंट्स हैं पूरे देश में, इस वक्त लगभग 30 लाख पेशेंट्स हैं जो इस वक्त दवाइयों पे निर्भर बोलें या दवाइयों का शिकार बोलें पर हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, दुख की बात भी है, कि जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स की डेथ होती है उनमें 10% डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से नहीं होती, 10% डेथ होती है सुसाइड से। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स दवाई लेते रहते, इंजेक्शन लेते रहते, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो लगता है उनको कि भाई इनसे पीछा छुड़ाओ और बेस्ट तरीका है कि हम सुसाइड ही कर लें। और ये ऑफिशियल आंकड़ा है कि हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस से जूझते हुए पेशेंट जो हैं जिनकी डेथ होती है उनमें से 10% डेथ इज बिकॉज ऑफ सुसाइड। उनको भी हमें रोकना है। इसीलिए हमने एक मुहिम शुरू की है कि ट्यूबरक्लोसिस के नाम पे जो लोग पूरे देश में इलाज करा रहे हैं, इस तरह की दवाई ले रहे हैं और अपने आप को और खतरे में डाल रहे हैं और सुसाइडल थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं, तो ये सारे पेशेंट्स का इलाज हमने फ्री ऑलरेडी शुरू किया है। गुरुचरण का भी इलाज हमने फ्री में किया। तो आपकी नज़र में ऐसे कोई पेशेंट अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में फॉर्म है, वो फॉर्म उनको बोलिए भरे, हमारी टीम उनको कांटेक्ट करेगी, ऑनलाइन उनको सुपरवाइज करेगी और इस जाल से बाहर निकालेगी। राइट। तो इससे पहले भी HIV या थैलेसीमिया का हमने मुहिम छेड़ा था, जो आज भी है। और इस तरह के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो फ्री ऑफ चार्ज घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से उनको हम सुपरवाइज करते हैं, हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स, और उनका साथ देते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से इस जाल से बाहर ना आ जाएं। तो बोलने का मतलब ये है कि बड़े से बड़ा दिखने वाला इन्फेक्शियस डिजीज आसानी से कुछ दिनों में ठीक हो सकता है अगर आप प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक प्लस एंटीबायोटिक तीनों ले लें और कुछ समय उसमें लगाएं, 3 दिन से लेकर 3 हफ्ते तक। तो खैर, ये रहा आज की हमारी केस स्टडी गुरुचरण जी के बारे में। अब मिलते हैं गुरुचरण से, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद, आज के बाद, अगर आपको कोई HIV के नाम पे पेशेंट मिले, कोई ट्यूबरक्लोसिस के नाम पे पेशेंट मिले, कोई थैलेसीमिया का छोटा बच्चा मिले, तो आप हमसे उसको जोड़ेंगे ताकि हम उनको इस जाल से बाहर निकालें, इस बीमारी से भी बाहर निकालें, और ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करंट चल रहा है एलोपैथिक मेडिसिन का, उस जाल से भी बाहर निकालें। सो मिलते हैं गुरुचरण से इस वीडियो के आगे। सर नमस्ते। नमस्ते गुरचरण, नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक्स फॉर कमिंग। और शुरू करते हैं अपना ये छोटा सा आपका एक आपके साथ एक इंटरव्यू। थोड़ा पहले तो गुरचरण अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपका शहर कौन सा है? जी मैं उड़ीसा का राउरकेला स्टील प्लांट है उसी के बगल में रहता हूँ, और फिलहाल अभी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हूँ। ओके। और क्या एक करते हैं आप? एक जी एक अपर प्राइमरी का टीचर हूँ। ओके। गुड गुड गुड। और गुरुचरण जी, आपका जो एक हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस का बीमारी का, वो थोड़ा थोड़ा सा कब से है और क्या दिक्कतें थी, ये बताइए। जी मेरा ट्यूबरक्लोसिस जो मैं कॉलेज पढ़ रहा था 1996 उसी समय हुआ था। उस समय मैंने 1 साल का मेडिसिन खाया और 6 महीना का इंजेक्शन लिया। उसके राइट। बाद 2018 में फिर से एक्सरे किया था, उसमें कुछ थोड़ा सा डिफेक्ट निकला था शायद। तो हम्म। डॉक्टर 1 महीना की 15 दिन का ऐसा कोर्स के लिए मेडिसिन दिया था। उसके बाद मैं आपको 3-4 महीना से प्राय फॉलो कर रहा हूँ। और बीच में मेरा अक्टूबर महीना में ठंडी खांसी कफ तो बलगम पूरा शुरू हो गया। सोचा फिर से यार हो गया ना क्या ऐसे बोल के फिर मैंने नमिता मैम से जो वो प्रोटोकॉल दिए उसी के आधार पर मैंने कोर्स पूरा 100% तो नहीं किया,
टाइम एज मेडिसिन, उसी को मैंने टाइम एज मेडिसिन और वो 0 वोल्ट, उसी को मैंने 100% फॉलो किया। खाने में थोड़ा मेरा चीटिंग रहा, क्योंकि मैंने फ्रूट्स 4 प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के ही खाया, और सलाद 2 ही मेरा यूज ज्यादातर रहा। राइट। जब ट्यूबरक्लोसिस आपका था तो उस वक्त आपके शारीरिक क्या क्या सिम्टम्स थे, डिस्कम्फर्ट्स क्या थे आपके? जब मुझे ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो मेरा इससे पहले 55 वजन था, हो गया। तो उसके बाद मेरा वेट लॉस है कि 45 हो गया। अभी 42 से लेकर 45 यही रेंज रहता है। और क्या क्या सिम्टम थे ट्यूबरक्लोसिस के वक्त? यहाँ लिखा है ड्राई कफ, एक्सट्रीम वीकनेस, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रेथलेसनेस। तो थोड़ा जी आप जी अपने जी। शब्दों में बनाइए, बताइए क्या क्या तकलीफें थी। तकलीफ थी, सांस लेने में तकलीफ थी, और चलने फिरने में तकलीफ थी। कोई सामान उठा नहीं पा रहा था, ज्यादा चलने से हांफता था। अभी तो दौड़ भी लगा सकता हूँ और जगासन भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आपने डॉक्टर नमिता के अंडर में जो ट्रीटमेंट शुरू किया, जो डाइट प्लान और ये सब, ये कितने समय से कर रहे हैं? ये तो वो ज्वाइनिंग का डेट तो सर मुझे मालूम नहीं, जैसे लेकिन हाँ, हाँ, मतलब उस पिछले महीने सितंबर महीने से, हाँ जी जी सितंबर 2024। तो लगभग 1.5 महीने आपने से फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं? जी जी अच्छा अच्छा, तो अभी 1.5 महीने से आपने डाइट है, 0 वोल्ट है, टाइम एज मेडिसिन है, ये सब फॉलो कर रहे हैं। तो उसको जी फॉलो जी। करने वो के जीरो बाद वोल्ट का हाँ, 0 वोल्ट का आप कुछ बता रहे थे। नहीं है, वो खुद तो आपसे देखकर खुद मैंने भी उसका जुगाड़ बना लिया। हाँ, जुगाड़ वही सबसे अच्छा है कि जुगाड़ बनाओ जी तब भी वो उतना ही काम करेगा, अच्छा काम करेगा। तो जी। अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके सिम्टम्स कुछ चले गए या हैं? थोड़ा सा अभी अभी की स्थिति क्या है, परिस्थिति, सर हेल्थ अभी का कंडीशन? स्थिति कुछ है, कफ वगैरह कुछ बीच बीच में निकलता है। और रात को जब सो जाता हूँ उसके बाद ये लेफ्ट नस्ट्रिल से कभी कभी बंद हो जाता है। उसके लिए मैंने आपसे जो 2 सेकेंड ऑयल का भी मंगवाया था, उसी को जब जरूरत हो तो उसको यूज कर लेता हूँ। अच्छा, पहले के मुकाबले अभी कितना आप ठीक महसूस कर रहे हैं? पहले के मुकाबले मुझे प्राय 80% कवर हो गया है। अच्छा, आपके हिसाब से पहले जो डिस्कम्फर्ट थे 80% आप ठीक महसूस कर रहे हैं, 20% अभी बाकी है? जी जी अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके इस इंटरव्यू को लोग अगर देखेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट खास तौर पे, तो उन्हें थोड़ी हिम्मत आ जाएगी कि ट्यूबरक्लोसिस आराम से, डाइट से, 0 वोल्ट से, टाइम एज मेडिसिन से, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपने कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी की थी क्या, सांस की हाँ एक्सरसाइज? ब्रीदिंग, हाँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि लोग आपके इस इंटरव्यू को देखने के बाद उनको ये एहसास होगा कि इंसान ट्यूबरक्लोसिस से आराम से ठीक हो सकता है, घर पे बैठ के ही, सिर्फ थोड़े थोड़े बदलाव करके, है ना? तो जी जी मैं उम्मीद करता हूँ जो 20% और रह गया है इसमें, जो डाइट है उसको अच्छी तरह पालन कीजिए, टाइम एज मेडिसिन, 0 वोल्ट तो कर ही रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले जी 15-20 दिन में ये 20% भी चला जाएगा। तो जी खैर, जी 15-20 दिन बाद एक बार फिर से आपको टेलीफोनिक या व्हाट्सएप से फॉलोअप हम लेंगे। और उस दौरान अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे, डॉक्टर नमिता के साथ तो है ही है टच में, है ना? ट्यूबरक्लोसिस का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आप हैं, तो उस ग्रुप में भी बाकी जो और पेशेंट हैं उनको भी हौसला मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी। तो खैर, यही सारी जानकारी आपसे लेनी थी। थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम। आपका स्कूल का टाइम क्या है वैसे? सर स्कूल का टाइम 10 से 4 बजे तक। हाँ हाँ, तभी आपने 4 बजे का समय निकाला इस इंटरव्यू के लिए। भी एग्जैक्टली 4 ही बज रहे हैं जब हम ये बातचीत कर रहे हैं। तो खैर, कभी दिल्ली आना हो तो जी जरूर जी मिलिएगा। और मैं उम्मीद करता जी हूँ जी 15-20 दिन में आपका सर बहुत जितना बहुत बीस धन्यवाद आपसे प्रतिशत है। मिलकर। थैंक यू थैंक यू। तो जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर
व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।